डियर स्टूडेंट, उम्मीद है खैर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के ज्ञान नसीब फरमाए। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 9 का जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई है उसकी जो न्यू पैटर्न के मुताबिक या न्यू जो बुक का पेपर आना है, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम आ रहा है 2025 में, जो 9th अभी है हालिया 9th, उसकी फ़ाइनल असेसमेंट जो जारी की है फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे, उसकी फ़ाइनल असेसमेंट का जो MCQs है उसकी सोल्यूशन हम करेंगे। उसको देखेंगे कि इस टाइप के MCQs आपके 15 नंबर सेक्शन ए जो है इस टाइप का आना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको 9 की और अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोज़ जो है मिलती रहें। तो इसमें जो सबसे पहला, जिस तरह मैंने बताया आपको कि सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव है, पैटर्न वही है। सेक्शन ए में 15 MCQs होंगे और हर MCQs 1 नंबर पर मुश्तमिल होगा और 20 मिनट्स ही हैं आपके। तो इसमें जो पहला है फिल द रिलेवेंट बबल्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इसमें जो पहला है वो है द रेडिकल फॉर्म ऑफ x पावर 3/2 इज़, यानी x पावर 3/2 है, उसके हमने रेडिकल फॉर्म लिखनी है। इसको हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x पावर, यानी आपके पास x पावर 2/3/2 है, x पावर 3/2 है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है आपने। तो इसमें आपका ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, इसकी रेडिकल फॉर्म इस तरह होगी कि ये आप रेडिकल का साइन डालेंगे और इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर इसका 2 है ना, ये 2 है, इसलिए यहाँ आप इंडेक्स आपका 2 ही होगा। तो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट जब होता है तो हम यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ इसका डिनोमिनेटर 2 है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, x पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2। इस 1/2 की जगह ये स्क्वायर रूट का साइन आ गया और x पावर 3 आ जाएगा। तो इसकी जो रेडिकल फॉर्म है वो ये है स्क्वायर रूट x पावर 3। तो इसमें जो डिनोमिनेटर वो आपका इंडेक्स बन जाता है और जो ऊपर न्यूमरेटर वो उस बेस की पावर ही आ जाता है, उसको रेडिकल फॉर्म में हमने लिखना हो। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ये ऑप्शन होगा, ये वाला सी ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.25 स्क्वायर है। 0.25 का स्क्वायर है, इसमें 0.25 का स्क्वायर लेना है आपने। कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको 0.25 स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो आपको आंसर देगा 0.0625। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं? साथ 10 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पावर 0 किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। साइंटिफिक नोटेशन में आपके डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर 1 नॉन ज़ीरो होल नंबर होता है। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर 1 नॉन ज़ीरो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ से डेसिमल आपका 1 डिजिट और 2 डिजिट मूव करेगा। ये आपके पास यहाँ से डेसिमल 1 और 2 डिजिट मूव करेगा, यहाँ आएगा ये 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर। जब डेसिमल आपका राइट साइड मूव करता है तो 10 की पावर नेगेटिव इंक्रीज़ होती है और डेसिमल जब लेफ़्ट साइड मूव कर 10 की पावर पॉजिटिव इंक्रीज़ होती है। तो ये आपके पास 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड MCQs है। इफ़ A इज़ इक्वल टू, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 और एक और सेट है जिसके एलिमेंट है 0 और 1, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। उसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। A में 3 है, B में 2 है, 3 2 कितना होता है? 6। इनको मल्टीप्लाई करना है। इसके एलिमेंट की तादाद 3 है, इसकी 2 है, 3 2 6, तो 6 A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 6 होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना है। इसमें हमने किस किस का एलसीएम निकालना है? 7x - 6xy
का एलसीएम, इसका एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा है 5xy क्यूब माइनस 3x²। इसका अब हमने एलसीएम निकालना है। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। इसमें क्या कॉमन है, व्हाट इज़ कॉमन, इसमें आपके पास x कॉमन है, पीछे आपके पास 7 माइनस 6y आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका x ही कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, पीछे आपके पास 5y क्यूब माइनस 3x कॉमन आ जाएगा। अब आप इसमें एलसीएम जो होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर होता है। इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ x है, x कॉमन आ जाएगा, और नॉन कॉमन इसमें और इसमें x कॉमन है, नॉन कॉमन कौन सा है 7 माइनस 6y, इसमें भी है 7 माइनस 6y नॉन कॉमन है। दूसरा कौन सा है 5y क्यूब माइनस 3x, ये नॉन कॉमन है। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम होगा x 7 माइनस 6y और 5y क्यूब माइनस 3x, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला x 7 माइनस 6y और साथ 5y क्यूब माइनस 3x, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हमने सॉल्व करना है एक इनइक्वालिटी को, -2x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 3/2। इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी सोल्यूशन निकालनी है। -2x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 3/2, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें इसको सारे को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि डिनोमिनेटर से 2 जो है ख़त्म हो जाए। -2x/1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x आ जाएगा। -1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू जब 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। अब -1 जो है आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा, -4x लेस देन इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा, -4x लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स को -4 पे डिवाइड, इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये लेस देन इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/-4। अब ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 1/-1 को हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ 15 डिग्री एंड 50 मिनट। 15 डिग्री और 50 मिनट्स जो है रेडियन में किसकी इक्वल होगा। इसमें आपके पास पहले इसको आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई/180 रेडियन। जब भी हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास है 15 डिग्री और 50 मिनट्स है, तो पहले तो हमने इसको मिनट को डिग्री में चेंज करना है और एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये आपके पास 15 डिग्री होगा। इस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 50 को 60 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 15 में ऐड करेंगे तो ये 15.83 डिग्री आ जाएगा। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, इसलिए इसको 15.83 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से। या मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे आंसर, तो इसमें जो ऑप्शन है कैलकुलेटर से आप जब करेंगे
तो ये आपके पास 19 पाई बाय 216 वाला ऑप्शन ये आएगा। कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो ये आंसर आप इसको आप इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 19 पाई बाय 216। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ए नेविगेटर गिव्स बेयरिंग 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्रैवल। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारी साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ होती है। अगर बेयरिंग 0 डिग्री है तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन जो है एग्जैक्ट जो है नॉर्थ की तरफ है। एग्जैक्ट डायरेक्शन उसकी क्या है, नॉर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 है, इसमें एक ट्रायंगल बनी हुई है 8 MCQs में। इसमें आपके पास इस फिगर में ये जो फिगर है ये एक ट्रायंगल है बड़ी, उसके अंदर फिर 2 ट्रायंगल्स हैं। ये 90 डिग्री का निशान है तो इसका मतलब ये 90, इसके साथ ये भी 90 होगा। और इसमें ये बताया गया कि ये जो एंगल अल्फ़ा और बीटा 2 जो एंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, और हमने बी की वैल्यू बतानी है। ये थोड़ा सा इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा ये आपको। इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, ये एंगल यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। तो इसमें इसकी हम वर्किंग करते हैं फिर आपको समझ आएगी इसकी। ये हमारे पास इस तरह एक ट्रायंगल है और यहाँ से इस तरह परपेंडिकुलर है और यहाँ कहा गया है कि ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा के इक्वल है। और ये जब 90 है ये भी क्या होगा, 90 होगा। और इसको नाम दिया गया है ए, ये ए है, ये बी है और इसको सी का और इसको डी का नाम दिया गया है। और हमने बी की वैल्यू बतानी है, हमने किसकी वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है कि बी किसके इक्वल है। अब इसमें देखें अगर हम इसको हम नाम दे दें, इसको ए बी सी, कैपिटल सी हम इसको कह रहे हैं और ये इसको हम डी कह दें, कैपिटल डी कह दें। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी सी, इसमें 90 इक्वल टू 90 आ गया और अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा आ गया, 90 इज इक्वल टू 90 आ गया। तो पीछे हमारे पास कौन सा एंगल रह गया। अब किसी भी ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस में अगर 2 एंगल इक्वल हो, देन ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, तो इसका जो थर्ड एंगल है ये वाला एंगल ये ऑटोमेटिकली इस एंगल के इक्वल होगा। ये देखें 2 एंगल अगर आप एक ट्रायंगल के, ये एंगल है, इस ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल क्रॉसपोंडेंस में तो देखें ये आपका एंगल जो एंगल सी है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के, ये ईच इज़ 90 डिग्री है। और उसके बाद एंगल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बीटा के, ये हमें बताया गया है, गिवन है। जब किसी ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस में 2 एंगल्स इक्वल हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, साइज़ में इक्वल हो जाएं, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल्स होते हैं क्योंकि इनका सम 180 होता है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के। ऐसी ट्रायंगल्स जिनके तीनों एंगल सेम हो, कॉन्ग्रुएंट हो, वो आपस में सिमिलर होती हैं। अब सिमिलर जो शेप्स होती हैं उनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियोज़ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका देखें, ये अगर हम ये साइड लें, ये देखें ना ए बी, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियोज़ इक्वल होते हैं। ए बी बाय ए डी इक्वल होगा बी सी बाय डी सी और इक्वल होगा सी ए बाय सी ए। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने बी की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ अदर 2 साइड्स, अदर 2 वेरिएबल्स के लिहाज से। तो देखें ए बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए बी को यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ए डी को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और बी सी क्या हमारा सी है, स्मॉल सी, और सी डी जो है डी है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा,
ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए डी। तो हमने बी फाइंड करना है, बोथ साइड को सी पे डिवाइड करते हैं तो बी आपके किसकी इक्वल आ जाएगा ए डी बाई सी। तो बी को हम किसकी इक्वल लिख सकते हैं ए डी बाई सी। तो ये हमारे पास आएगा ए डी बाई सी। इस तरह हमने इसको फॉर्मूले इसको लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट 9th MCQs है। 9th MCQs में हमने क्या करना है, 9th है कि -3 माइनस tan थीटा इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। -3 tan थीटा को -3 tan स्क्वायर थीटा को हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। तो इसमें -3 कॉमन लेंगे, पीछे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मुताबिक हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास ये आ जाएगा -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी आपके पास -3, ये माइनस है यहाँ, -3 tan स्क्वायर थीटा इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल होगा -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा के, -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्रायंगल के, उन जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं तीनों एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल के, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। यानी ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, अब इसका ये जो एंगल बाइसेक्टर है, लेट्स सपोज ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से मीट करते हैं, एक ही पॉइंट से पर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट लेट्स सपोज ये अगर O है तो ये पॉइंट O जो है ये कहलाता है इन सेंटर। पॉइंट O इज कॉल्ड इन सेंटर, इसको इन सेंटर कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इन सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट है ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइडेड शेप। हेक्सागोन क्या होती है, 6 साइडेड शेप होती है। तो इंटरनल एंगल फाइंड करना है हेक्सागोन का, तो किसी भी पॉलीगॉन के, रेगुलर पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल फाइंड करने का, इंटरनल ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी होती है, जिसकी ऑल साइड्स क्या इक्वल हो। उसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ हेक्सागोन है, हेक्सागोन में n कितना होगा, 6 होगा। तो ये हमारे पास 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6 होगा। तो 6 1s are 6, 30s are 180 और 6 - 2 से 4 आएगा, 4 × 30 से हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। तो रेगुलर हेक्सागोन का जो इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री का होगा। हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसको जो है फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सटर्नल एंगल ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला होता है किसी भी पॉलीगॉन का n-2 मल्टीप्लाई 180 बाय n। n क्या नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, वो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 120 डिग्री आएगा। उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्राम पॉइंट 54 एंड 5-6। अब लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है किस्म का, लोकस ऑफ पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो इसका लोकस होगा।
तो ये हमारे पास हमने इसको फाइंड करना है कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनका लोकस क्या होगा, x0 होगा। x0 लाइन इनको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और उन पे परपेंडिकुलर भी हो, या x5 हो या y1 हो या y इज इक्वल टू 1 हो, इनमें से कौन सी होगी। तो ये हमारे पास, इसको हम इस तरह करेंगे कि लोकस ऑफ पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 54 और दूसरा पॉइंट है P पॉइंट 54 है और Q पॉइंट 5-6 है। तो इसको हम इस तरह ग्राफ पेपर की मदद से इसको मैं समझाता हूँ आपको। यानी अब अगर आपके पास ये है इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस आप ड्रा कर लें, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये लेट्स सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, और इस तरफ ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, और इधर 1 2 3 4 5 6, इस तरह नीचे नेगेटिव y एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है। पॉइंट P आपका है 5-4, पॉइंट P है 5-4, x5 है y4 है, x5 ये है और y4, यानी यहाँ से x5 है और ये y4 है, तो अंदाज़न ये में तकरीबन ये पॉइंट बनेगा आपका। x5 है, यहाँ से ज़रा डॉटेड लाइन x5 है और y4, ये पॉइंट आपका P है 5 और 4, और Q पॉइंट जो है वो आपका है 5-6, यानी ये 5 ही x5 ही है, यहाँ से सीधा नीचे लाइन जाएगी 6, x5 ही है, y आपके पास -6 है, ये पॉइंट Q हो जाएगा 5 और -6। अब इसमें ये x5 हो गया, y x5 और P आपके पास 5-4 आ जाएगा और Q जो है वो आपके पास 5-6 आ गया। अब इसकी ये दो पॉइंट्स है, लोकस ऑफ पॉइंट वो होगा जो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, वो पॉइंट होगा। तो अब देखें, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कितने आपके पास यूनिट बनते हैं, यहाँ से काउंट करें। देखें 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनते हैं, और 10 का हाफ कितना होता है 5, 10 का हाफ कितना होता है 5, तो 5 कहाँ पूरे होते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ से इस तरह ये एक लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी, इसको बाइसेक्ट करेगी, इस PQ अगर जो डिस्टेंस है इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपके पास लाइन है, और ये इस लाइन की जो लाइन आपकी एक्सिस के पैरेलल होती है, और ये कहाँ से पास हो रही है, -1 से पार हो, इसकी लाइन क्या होगी, y = -1। जब y = समथिंग नंबर होता है तो वो आपका एक्सिस के पैरेलल होता है, और जब x = सम नंबर होता है तो वो आपका y एक्सिस के पैरेलल होता है। y = -1, ये आपकी एक्सिस के क्या पैरेलल है। तो इसकी जो लोकस ऑफ पॉइंट होगा इसका P5-4 का और Q5-6 का, वो y = -1 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y = -1 इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये इसको फिर देखें, समझ लें बात, ये हमने इसका लोकस ऑफ पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 5 पॉइंट P है 5-4 और Q है 5-6। किसी और मेथड से भी होता होगा, लेकिन मेरे जहन में भी यही है, यही मैंने बताया आपको कि इसको आपने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लिया, यानी पॉइंट पहले हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस की ड्रा की, y एक्सिस की ड्रा कर ली, नंबरिंग इसके ऊपर कर ली, और उसके बाद आपने पॉइंट P को लेबल किया, ये पॉइंट P है, और उसके बाद Q को लेबल किया, वो ये पॉइंट Q है। अब आपने काउंट करना है कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये कितनी यूनिट्स बनती हैं। ये 10 यूनिट्स हैं, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 यूनिट्स आता है, तो यहाँ से 5 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास -1 पे लाइन, ये लाइन होगी जो
यानी ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट अब यहाँ से भी हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। ये पॉइंट इधर से भी इक्वल डिस्टेंस होगा और इधर से भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो और ये इसकी लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या बननी, y इज इक्वल टू -1। तो उसके बाद नेक्स्ट है द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7। अब मीन ऑफ 11 नंबर, मीन का जो अनग्रुप डाटा है, मीन का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n। अब यहाँ देखें मीन ऑफ 11 नंबर, मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, यानी मीन दिया गया है 7 और नंबर कितने 11, तो n कितना हो जाएगा 11। हम इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए सिग्मा x फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आगे क्या पूछा गया है, वन ऑफ द नंबर 13 इज डिलीटेड, उसमें से एक नंबर 13 क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स, बाकी जो 10 नंबर्स हैं उनका हमने मीन बताना है। तो ये बाद में n चेंज होकर 10 हो जाता है, तो हमें सम आना चाहिए, उन सम ऑफ नंबर्स ऑफ 10 नंबर्स हमें आना चाहिए। वो कैसे आएगा, यहाँ से जो 11 नंबर्स है, यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सम ऑफ दीज 11 नंबर इज़ x बार, यानी मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नंबर्स, जो कि n है वो 11 है। मीन कितना है 7 है और नंबर पहले कितने 11 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा। तो सम ऑफ नंबर कितना आ गया 77 आ गया। इसमें अब कहता है वन ऑफ द नंबर 13 इज़ डिलीटेड, इसमें से 13 जो है डिलीट कर देना है, यानी अब 13 डिलीट हो जाएंगे तो सम ऑफ 10 नंबर्स, क्योंकि एक नंबर डिलीट हो गया, सम ऑफ 10 नंबर्स कैसे पता चलेगा हमें, तो ये जो 77 था इसमें से 13 हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। यानी n आपके पास अब 10 है और सम ऑफ नंबर आपके पास 64 है और आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन होगा सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय n। तो n इज़ हाउ मच, ये 64 है और n 10 है, तो ये हमारे पास 6.4 आ जाएगा। तो इसमें ये क्या हमारे पास आ गया 6.4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए किंग फ्रॉम ए वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो इसमें जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें किंग जो है वो सिर्फ एक ही होता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल कार्ड्स 52 है और उसमें किंग कार्ड सिर्फ 1 होगा, तो ये हमारे पास 1/52 ही आएगी। किंग कार्ड सिर्फ जो है एक होता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट जो MCQs है इस फाइनल असेसमेंट की क्लास 9 की, फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, यानी कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया गया। जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या हेड होता है या टेल होता है। या हम अब एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करेंगे, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपेयरिंग हेड ट्वाइस इज़, यानी उसमें अब 2 दफ़ा ट्वाइस टॉस किया तो उसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 4 उसके आउटकम आ गए कि पहले टॉस करेंगे हेड भी हो सकता है या टेल हो सकता है, दूसरी दफ़े हेड या टेल हो सकता है। तो उसमें हमने देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपेयरिंग हेड ट्वाइस इज़, इसमें हेड 2 दफ़ा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 दफ़ा अगर हेड आएगा हेड ट्वाइस तो टोटल क्या आपके पास टोटल उसमें हो गए जो 4 हो गया 2/4 होगा, 2/4 और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। यानी इसमें एक कॉइन को जब 1 दफ़ा टॉस किया जाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है हेड या टेल। अब उस कॉइन को 2 दफ़ा हमने वो कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, उसके फिर हेड और टेल आने की, हेड आने की भी 2 हो सकती है और कॉइन उसकी टेल आने की भी 2 हो सकती है। तो इसलिए अब इसमें अपेयरिंग हेड की बात कर रहा है ट्वाइस की, हेड 2 दफ़ा ट्वाइस कितनी दफ़ा आ सकता है, तो इसमें 2/4 होगा। 2/4 को यानी 2/4 और 2/4 को फिर 1/2 लिख लेंगे, ये 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह ये जो फाइनल असेसमेंट थी फेडरल बोर्ड की, जो इन्होंने मॉडल पेपर के तौर पे इस क्लास 9 का मैथ का जारी किया था, वो उसकी हमने सोल्यूशन कर ली। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको मैथ की और भी जो है अपने सिलेबस से मुतल्लिक़ अच्छी वीडियोज़ जो है मिलती रहें।